हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 100 प्रश्नों का जो संग्रह देख चुके हैं, उसी का आज दूसरा पार्ट देखेंगे जो 101 से शुरू होगा। तो अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी प्रश्न हैं वह सभी बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। क्या है? भील जनजाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहले गोंड थी, अब भील हो गई है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला साक्षरता दर अभी वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार 51.5% है। कितना है? 51.5% है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, तो किस जिला में? तो यह आपका गोपालगंज जिला में। ठीक है, गोपालगंज जिला में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो गोपालगंज जिला में। ठीक है, चलिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में, वो बिहार में था, अब भारत में आपको बताना है। तो भारत में जो महिला साक्षरता दर है वह 65.5% है। कितना है? 65.5% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वह बिहार राज्य का है। और कितना है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है बिहार में। ठीक है। और उसके बाद किसका स्थान आता है? पश्चिम बंगाल का। सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति निवास करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात आपको बताना है। तो लिंगानुपात बिहार में है 918। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया है। तो यानी कहने का मतलब बिहार के किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर जिला में। शिवहर जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है। तो भारत के जनसंख्या अध्ययन में जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1921 के जनगणना को जनसांख्यिकी विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह कौन सा है। तो शहरी समूह आपका हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा तीसरा। ठीक है, एक में तो मुंबई है, दूसरा दिल्ली हो जाएगा, तीसरा कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा कम से कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। यानी कहने का मतलब है कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यह आपका हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी जनगणना 2011 के संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। यानी भारत में जो कौन ऐसा समुदाय है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिख। जो एक धर्म है या सिख एक समुदाय है, उसका लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है। शिशु मृत्यु दर से क्या समझते हैं। तो शिशु मृत्यु दर जो वो होता है जो 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को, मतलब
1000 बच्चों के जन्म में कितना उसमें से पहले जन्मदिन से पहले मर जाएगा, उसी के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या आपको बताना है, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है, और सबसे अगर ज़्यादा पूछे जनसंख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम आपका हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना, यह किसको जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा यह आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है वह राजमार्गों से है। राजमार्ग को महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लाया गया था, और यह किसके समय में लाया गया था, तो अटल बिहारी के समय में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाया गया था। ठीक है, चलिए एक भारतमाला भी अभी परियोजना चल रही है, वो भी राजमार्ग से ही चल रही है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है, तो यह होने जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह, वह मुंबई में ही है, और सबसे गहरा विशाखापट्टनम में है, और कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से कौन नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं कि यह चेन्नई हो जाएगा, यह क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो जेपी सेतु जो है ना, वह किस नदी पर है, तो यह आपका गंगा नदी पर है। जेपी सेतु किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न है कि बृहत ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, यह आपका सड़क परिवहन से है। किससे है, सड़क परिवहन से है। और NH1 और NH2 जो है ना, NH1 और प्लस NH2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण होता है। और इसको मतलब सबसे पहले अशोक ने इसको ग्रैंड ट्रंक को बनवाया था। जब मध्यकालीन इतिहास के समय में पढ़ते हैं तो शेरशाह सूरी ने इसका मरम्मत कराया। जब आधुनिक में पढ़ते हैं तो ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र यानी सर्वाधिक भूमि में या क्षेत्रफल में कौन सा वन फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वन जो फैला हुआ है वह आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो सुंदरी वृक्ष है भारत में कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरी जो वृक्ष है यह आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और यह मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो जो भी सुंदर जो होता है, इसे सुंदर वन होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में है सुंदर वन, तो सुंदर वन में यह मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब बताइए, यहाँ क्वेश्चन का समझने वाला बात है कि राज्यों में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपसे प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत में आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम ऑप्शन नहीं है तो उपरोक्त में से बता रहा है तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर प्रतिशत पूछ दे और जहाँ पर मिजोरम ऑप्शन रहे तो मिजोरम मारिएगा। और सीधे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रफल, किस भारत में सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल पर वन कहाँ है, तो MP मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत पूछ दे तो मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश का, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कहाँ है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। अगला प्रश्न है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है कहाँ है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी जो है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आपका
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी, यानी चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी का निर्माण करती है या एस्चुरी बनाती है? तो ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसमें से नर्मदा जो नदी हो जाएगी यह आपका एस्चुरी का निर्माण करती है, और साथ ही साथ एक नर्मदा और ताप्ती भी है, वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है, और दोनों अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि कृष्णा, गोदावरी और गंगा या डेल्टा का निर्माण करती है, और यह आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है ना यह छोटानागपुर के पठारी से निकलती है, छोटानागपुर के पठारी से निकलती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1948 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले इसी नदी घाटी परियोजना का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील है? तो जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील आपका डल झील है, जबकि बुलर झील मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील बुलर झील है। अगला प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो सोन नदी जो है ना गंगा में उत्तर दिशा से होकर आके मिल जाती है, तो यह कहाँ मिल जाती है? तो यह पटना में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में मतलब करना है, यानी हिमालय जो नदी है वह प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। कहना है कि ऑप्शन में बता रहा है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है, तो अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करता है। और दूसरा बता रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। और तीसरा बता रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तर में बहती है? तो उत्तर में आपको बताना है, तो उत्तर में कौन कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन है बागमती, कमला, गंडक और कोसी। तो उत्तर में जो बहने वाली नदियां हैं इसमें से इसका सही उत्तर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या आपका 12 है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक, कमला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह गंडक, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हीराकुंड बांध, जबकि गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये जो तीनों है ये आपका चंबल नदी पर है, और हीराकुंड बांध यह महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है फल्गु नदी को। ठीक है, फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और गोदावरी पर जयकावाड़ी परियोजना है, जयकावाड़ी परियोजना है। ठीक है, गोदावरी पर कौन सी परियोजना? जयकावाड़ी परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है बुलर झील है। ठीक है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गंगा की कौन सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोन। जो सोन है वह आपका उत्तर दिशा से होकर बहती है और तब जाके पटना में मिल जाती है गंगा नदी में, जबकि कोसी, घाघरा और गंडक यह दक्षिण दिशा में बह कर आती है और तब गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह आपका भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत है। ठीक है, भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित क्या है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। जबकि अरावली पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तो ये पूरे में से सभी हो जाएगा। तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तीनों निकलती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की जो संख्या है वो आपका 12 है। कितना है? 12 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए दामोदर नदी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक, यानी गंगा नदी जो है ना सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बहती है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो यह हो जाएगा पटना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात कहाँ है, यानी जोग वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो जोग या जलप्रपात जो है ना यह शरावती नदी पर है और ये कहाँ है? बेलगावी, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम आपको बताना है, तो यह बुलर झील है। दूसरा बार आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी है। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है या कहाँ स्थित है? तो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध आपका जो झील है यह आपका मणिपुर में है और यहीं पर केबुल लामजाओ पार्क है जो जिसको तैरता हुआ पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो हीराकुंड बांध है वह आपको महानदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो यह आपका पाटलिपुत्र है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाता है? तो ज्वारनद मुख कौन सा बनाता है? तो यह आपका नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बनाती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी पानी के बहाव की दृष्टि से? तो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और लंबी पूछे तो गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान से, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। 20% भारत इसका जल का उपयोग करता है, 60% पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी या किस नगर में मिलकर? तो आपका उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, क्योंकि गंगा गंगोत्री हिमानी से ही निकलती है, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमोडी, जो अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। जबकि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका दोदा बेटा। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शेखर। और केटू कंचनजंगा जो भारत का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मंदार जो पर्वत है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मंदार पर्वत यह भागलपुर जिला में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, भागलपुर जिला में स्थित है मंदार पर्वत। और अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नीलगिरी, सहाद्री, मालवा, अनामलाई। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कैमूर का जो पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कैमूर पठार है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। अगला प्रश्न है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है, दूसरा तरफ देश है, आपको मिलान करना है। तो 49वीं समांतर रेखा आपको बताना है कहाँ है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा को 49वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में शांति रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और 38वीं समांतर रेखा और यह दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया को बांटता है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन को, जबकि 22वीं समानांतर रेखा यह मिस्र और सूडान को मापता है। तो आपको इसका मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है यह बैरन द्वीप है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व कौन सा करता है जैव विविधता का भारत में। तो यह आपका पश्चिमी घाट करता है, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ करती है पश्चिमी घाट। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा हो, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसका जो पिछले वाले भाग का मतलब 100 प्रश्नों का अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है पलयान शिखर, जिसको सैडल पीक है, या कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम आपको कि गॉडविन ऑस्टिन, K2, माउंट एवरेस्ट। तो यह आपका इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, पहले माउंट एवरेस्ट होगा, तब गॉडविन ऑस्टिन होगा, तब कंचनजंगा होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे अधिक है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन है, उसके बाद कंचनजंगा है। अब पूरा अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिणी में भांवर क्षेत्र का उदाहरण आपको बताना है। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र का उदाहरण आपको बताना है। तो चलो ऑप्शन है, भांवर क्षेत्र का ऑप्शन बताना है कि उदाहरण मध्यभूमि स्थिति, अंतरा पर्वतीय स्थिति, गिरिपद का स्थिति, अंशसमुद्री स्थिति। तो यहाँ हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। और अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है। तो सबसे लंबा जो बताना है वह गुजरात राज्य का है, जबकि दूसरा किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है। तो गर्म पानी के स्रोत कहाँ स्थित है। तो यह आपका राजगीर में है, राजगिरी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। तो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसमें सिक्किम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल की लगती है, जबकि मेघालय की नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो दंडकारण्य का पठार जो है ना यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं जो पाई जाती है ना, यह एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है सबसे लंबी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम जो है ना यह अरावली है। अगला प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पीक भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण आपको बताना है। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के एक उदाहरण का नाम बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। और भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार आपको बताना है। तो जो कोयले का जो सामान्य प्रकार होता है वह कौन होता है। तो कोयले का जो सामान्य प्रकार होता है वह बिटुमिनस होता है। कौन होता है? बिटुमिनस होता है। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है।
अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल कौन कौन होते हैं? तो इसमें होता है कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी होता है। और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, झरिया। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह रानीगंज में सबसे पहले कोयला का खान खोदा गया था। और अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिड़िया की सबसे विशेष या प्रसिद्ध विशेषता आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा लौह, यानी सिंहभूम की में स्थित जो चिड़िया है वह लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया के निम्नलिखित देशों में कौन सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो अमेरिका को छोड़कर आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किस खनिज का होता है? तो इसमें अभ्रक का होता है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतरी एक क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका प्रसिद्ध है तांबा के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक है? तो हीरे के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जहाँ पर कोलार खान है, कोलार खान और होटी खान, ठीक है, ये दोनों सोने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में कजाकिस्तान में होता है। कहाँ होता है? कजाकिस्तान में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में आपको बताना है, यानी 3 गो राज्य का जो अग्रगण्य है उसके उत्पादक अवरोही क्रम में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम में गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो लोहा उत्पादक सर्वाधिक जो होता है ना भारत में, यह उड़ीसा राज्य में होता है। और अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और काल बैसाखी जो है ना यह पश्चिम बंगाल में होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गीदों की तेजी से घटती जनसंख्या का कारण क्या है? तो भारत में गीदों की तेजी से घटती जनसंख्या का जो कारण है आपका यह है डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है, इसी कारण गीदों की संख्या में तेजी से घटोत्तरी हो रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका जो कारण है वह है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। यह ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1855 में देश की पहली जूट मिल यह आपका कहाँ शुरू किया गया था? तो यह कलकत्ता में शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? तो भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग का नाम बताना है, वह है कपास है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और स्थान का सही मेल नहीं है? तो उद्योग और स्थान का सही मेल आपको बताना है, इसमें से कौन नहीं है? तो तेल रिफाइनरी बरौनी में आपका सही है, सीमेंट बंजारी में सही है, उर्वरक भौरही में सही है, जबकि माल डिब्बा और इंजीनियरिंग है जो या भागलपुर में ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। तो दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेशन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।